रंगा के जाने के बाद मैं फर्नीचर और दूसरा उल्टा हुआ सामान दुरुस्त करने लगा। बाहर दिन की रोशनी फैल रही थी और गली में लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। मैंने किचन में जाकर चाय बनाई और लाउंज में बैठा चाय पीने लगा। तभी कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। मेरी नजरें बेख्तियार गेट की तरफ उठ गईं। 7:30 बज रहे थे। वो सामने का पड़ोसी रेहान था जो मेरे लिए नाश्ता लेकर आया था। मैंने उसके हाथ से ट्रे लेना चाही मगर वो अंदर आ गया और लाउंज में आकर उसने ट्रे कॉफी टेबल पर रख दी और मेरी तरफ देखते हुए बोला, पुलिस से कोई इत्तला मिली? मैंने कहा, मैंने फोन पर पुलिस से राब्ता किया था, पुलिस वाले यहाँ आने ही वाले हैं वो। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, आपको खुद पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। जब तक आप उनके पीछे नहीं पड़ेंगे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मैंने कहा, देखता हूँ, अगर पुलिस यहाँ ना आई तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। रेहान ने कहा, मैं 8 बजे दफ्तर चला जाऊंगा। पड़ोस वाले बंगले में हफीज साहब मौजूद हैं। मैंने उनसे बात कर ली है। अगर आप जरूरी समझें तो उन्हें साथ ले जाइए या पुलिस यहाँ आए तो उन्हें बुला लीजिए। मैंने सर हिला दिया, कहा बेहतर है। रेहान के जाने के बाद मैं नाश्ता करने लगा। नाश्ता स्लाइस, मक्खन, अंडे का ऑमलेट और जैम पर मुश्तमिल था। नाश्ते के थोड़ी ही देर के बाद मोटरसाइकिल पर 2 पुलिस वाले पहुंच गए। एक अधेड़ उम्र ASI था और दूसरा कांस्टेबल। मैं उन्हें अंदर ले आया। रेहान अभी दफ्तर नहीं गया था। पुलिस वालों को देखकर वो भी आ गया और वही पुलिस को सूरत हाल से आगाह करने लगा। ASI ने मुझसे पूछा, आप कहाँ थे? मैंने कहा, मैं अपने एक दोस्त को लेने एयरपोर्ट गया था। वो लाहौर से आया था और उसे सऊदी अरब जाना था। 2 घंटों का वक्त था, इसलिए मैं उसके साथ एयरपोर्ट पर ही रहा और 5 बजे के करीब वापस आया तो यहाँ ये सूरत हाल थी। ASI मुझसे मुख्तलिफ नौयत के सवालात पूछता रहा और मैं निहायत मोहतात अंदाज में जवाब देता रहा। मैंने उसे भी यही बताया कि मैं बिजली के आलात की सप्लाई का काम करता हूँ। कराची की तरफ चूंकि अक्सर आना जाना रहता है, इसलिए मैंने ये मकान किराए पर ले रखा है। इस मर्तबा लंबी मुद्दत के लिए आया था, इसलिए बीवी को भी ले आया। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले हफीज साहब और 2 और आदमी भी आ गए। मुझसे यहाँ किसी को शिकायत नहीं थी। नरगिस भी मोहल्ले की औरतों से मिलती रहती थी, उसके सबसे अच्छे ताल्लुकात थे और सब मेरी हिमायत में बोल रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। बोला, आपकी किसी से दुश्मनी? मैंने कहा, मैं तो यहाँ बहुत कम लोगों को जानता हूँ, किसी से दुश्मनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बोला, कोई और नुकसान तो नहीं हुआ आपका? मेरा मतलब है कोई नकदी वगैरह। मैंने कहा, वो लोग मेरी बीवी को उठाकर ले गए हैं, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? मैं नहीं जानता वो कौन लोग थे। आप उन लोगों का सुराग लगाकर मेरी बीवी को बरामद कीजिए। मैं इसके लिए बड़े से बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। तफ्तीशी सरगर्मियों में रुपए पैसे की जरूरत हो तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। आप खर्च की फिक्र मत करें ऑफिसर, अपनी बीवी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं जज्बाती हो गया और वो सब कुछ कह गया जो एक गमज़दा शौहर को कहना चाहिए था। ASI उठ कर खड़ा हो गया। बोला, ठीक है मुनीर अहमद साहब, बदकिस्मती से आज सुबह मेरे ही ब्लॉक 5 में कत्ल की एक और वारदात हो गई है। SHO साहब उस तरफ गए हुए हैं। आप 12 बजे के बाद थाने आ जाइए, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। शहरियों की जानो माल की हिफाजत हमारा फर्ज है। पुलिस ऑफिसर को रुख्सत करते हुए मैंने 500 रुपए का एक नोट उसकी मुट्ठी में दबा दिया। रेहान और हफीज वगैरह भी चले गए। उनके जाने के बाद मैं गेट बंद करके अंदर आ गया और सोफे पर ढेर हो गया। मैं रात भर का जागा हुआ था और इस सूरत हाल से भी मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि वो लोग हेरोइन तलाश क्यों नहीं कर सके थे। मेरे घर से चीखने और फायर की आवाज सुनते ही रेहान और मोहल्ले के दूसरे लोगों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और वो लोग बदहवास होकर भाग खड़े हुए। रेहान ने बताया था कि उनके साथ एक औरत भी थी, वो यकीनन रजिया थी। मोहल्ले वालों की फायरिंग की वजह से उन्हें पूरी तरह से तलाशी लेने का मौका नहीं मिल सका था। मुझे नरगिस की परेशानी थी, मेरी वजह से उसने बड़ी तकलीफें उठाई थी और अब वो बदतरीन दुश्मनों की कैद में थी। तहरीमी ने भी मुझे 3 दिन की मोहलत दी थी और मैं जानता था कि वो 3 दिन तक नरगिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसके बाद नरगिस की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती थी। 10 किलो हेरोइन का थैला नरगिस की जिंदगी की जमानत बन सकता था, लेकिन मैं वो हेरोइन तहरीमी को वापस नहीं करना चाहता था। वो हेरोइन वापस कर देने से मेरी और उनकी दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती थी। मैंने उन्हें पहले भी करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था, वो अपने इस नुकसान को फरामोश नहीं कर सकते थे। वैसे भी मैं वो हेरोइन रंगा के हवाले कर चुका था और हो सकता है वो अब तक जाया की जा चुकी हो। यही कुछ सोचते हुए मेरी आंख लग गई और मैं सोफे पर पड़े पड़े सो गया और फिर कॉल बेल की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली। मैंने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 3 बजने वाले थे। कॉल बेल मुसलसल बज रही थी। लगता था जैसे कोई बटन पर उंगली रख कर उठाना भूल गया हो। मैं हड़बड़ा कर उठ गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। इस तरह नींद से बेदार होने पर दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी और जब मैंने गेट खोला तो मेरा दिमाग भग से उड़ गया। रजिया मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अगरचे नफरत की चिंगारियां भड़क रही थीं, लेकिन होंठों पर मुस्कुराहट थी।
उससे 2 कदम पीछे सालार भी खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा। सामने वाले मकान में जुबैदा दरवाजे की आड़ में खड़ी हमारी तरफ देख रही थी। दूसरे मकान से भी एक चेहरा झांकता हुआ नजर आया। रजिया ने जिस तरह घंटी बजाई थी उससे पड़ोसी भी शायद परेशान हो गए थे। रजिया ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, ऐसी भी क्या बेमुरव्वती है, मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? मेरे दिमाग में अभी तक धमाके हो रहे थे। उन दोनों को देखकर मेरे दिल में हल्का सा खौफ उभरा, लेकिन मैं ऐसा बुज़दिल भी नहीं था कि डर कर दरवाजा बंद कर लेता। मैं रास्ते से एक तरफ हट गया। रजिया और सालार अंदर आ गए तो मैंने दरवाजा भेड़ दिया। हम लाउंज में आ गए। रजिया मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देख रही थी। सालार भी खासा मोहतात नजर आ रहा था। उसका एक हाथ पतलून की जेब में था और मुझे यकीन था कि उसने जेब में पिस्तौल रखा हुआ है। रजिया ने एक बार फिर इधर उधर देखते हुए कहा, अब ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी कि हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। तुम अब तक हमें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुके हो। बंदरगाह पर जो माल पकड़वाया था उसने अगरचे तहरीमी की कमर दोहरी कर दी थी, मगर वो बड़ा मजबूत आदमी है। उसकी पुश्त पर बैनुल-अक़वामी ड्रग माफिया है। दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें दीवालिया हो सकती हैं, लेकिन ड्रग माफिया की तंजीमें कभी माली बहरान में मुब्तला नहीं हो सकती। कराची की बंदरगाह पर इतनी हेरोइन पकड़े जाने से तहरीमी दीवालिया नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीमी एक आदमी का नाम नहीं, वो एक बहुत ताकतवर तंजीम का नुमाइंदा है। तुम तो क्या, यहाँ की हुकूमत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसका तुमने भी अंदाजा लगा लिया होगा। और फिर तुमसे एक बड़ी हिमाकत ये हुई कि रंगा जैसे शोधे से मिल गए। रंगा एक मामूली सा गुंडा है, ठेलों और पथारे वालों से हफ्ता वसूल करने वाला। हो सकता है उसने अपने बारे में तुम्हें कोई दिलचस्प कहानी सुनाई हो, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं है। तहरीमी से दुश्मनी उसका जाती मामला है, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी वो तहरीमी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो तहरीमी से अपना जाती इंतकाम लेने के लिए अब तक कई लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर चुका है। उसने तहरीमी के साथ कई बार पंगा भी लिया, लेकिन नुकसान हमेशा उसका अपना ही हुआ, और अब तुम उसके हत्थे चढ़ गए। मेरा ख्याल है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा जो रंगा जैसे मामूली गुंडे के सहारे तहरीमी से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। तहरीमी तुम्हें चुटकी में मसल देगा नाजी। मैंने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम तहरीमी के गुन गाने आई हो यहाँ? अपनी आमद का मकसद बताओ। वो बोली, मकसद बताने के लिए ही आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हें आने वाले खतरे से आगाह करने आई हूँ। इस दौरान सालार बड़ी आजादी से पूरे घर में घूम रहा था। मैंने रजिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम जानती हो मैं खतरात से नहीं डरता। वो कदरे आगे झुकते हुए बोली, देखो ना जी, मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई बुराई नहीं की। वो मैं ही थी जिसने हमेशा बुरे वक्त पर तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने उसका क्या बदला दिया? मुझे होटल में छोड़कर भाग गए, और जब तवील अरसे के बाद वापस आए तो उस वक्त भी मैंने ही तुम्हें सहारा दिया। मैंने पुरानी बातें दिल से निकाल दी थी, लेकिन नरगिस की वजह से तुम मुझसे दूर हटते चले गए, बल्कि वो तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ नफरत भरती रही। तुमने उसकी बातों में आकर मेरे साथ एक बार फिर धोखा किया। न सिर्फ मेरे घर से लाखों रुपए चुरा कर ले गए, बल्कि मेरी जायदाद भी धोखे से बेच दी और मुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दिया। अगर शाजी और तहरीमी न होते तो मैं इस वक्त सड़कों पर भीख मांग रही होती। फिर भी मैं ये सब कुछ भूलने को तैयार हूँ। मैं माजी की हर बात फरामोश करने को तैयार हूँ। तुमने जो नुकसान मुझे पहुंचाया है मैं उसे भी भूल जाऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, कहा, और इसके लिए तुम्हारी शराइत क्या है? रजिया बोली, तहरीमी की वो 10 किलो हेरोइन वापस कर दो जो तुमने उसके आदमी से छीनी थी। मैं वादा करती हूँ कि माजी में जो कुछ हुआ तहरीमी भी उसे भूल जाएगा, और अगर तुम चाहो तो तहरीमी तुम्हें अपने गिरोह में जगह देने को भी तैयार है, बल्कि वो तुम जैसे निडर और ज़हीन आदमी को अपने साथ देखने का ख्वाहिशमंद है। वो तुम्हें कोई अच्छी पेशकश भी कर सकता है। तुम जिंदगी भर ऐश करोगे, लेकिन तुम्हें नरगिस से दस्तबरदार होना पड़ेगा। ये नरगिस ही दरअसल तुम्हारी तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार है। अगर तुमने उसे अलहदगी न इख्तियार की तो वो तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर देगी, और मैं वादा करती हूँ कि नरगिस को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वो जहाँ चाहेगी उसे सेटल कर दिया जाएगा, और उसे इतनी रकम भी दे दी जाएगी कि 10-12 साल तक उसे कोई परेशानी ना हो। मैंने कहा, और? रजिया ने एक बार फिर पहलू बदला, बोली, और तुम्हें रंगा से भी अलहदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। रंगा एक मामूली सा गुंडा और कुएं का मेंढक है। वो सिर्फ अपने इलाके तक ही महदूद है, जहां उसकी कौम के लोगों की अक्सरियत आबाद है। लियारी और बगदादी से बाहर वो कुछ भी नहीं है। उससे तुम कोई भी फायदा नहीं उठा सकोगे। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, और अगर मैं तुम्हारी ये बातें मानने से इनकार कर दूं तो? रजिया बोली, तो सरासर घाटे में रहोगे। तहरीमी तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे चुका है। उस वक्त तक नरगिस भी महफूज है और तुम्हारे खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और इनकार की सूरत में नरगिस की मौत और अपने नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। एक बात मैं तुम्हें बता देना जरूरी समझती हूँ कि तहरीमी एक ऐसा इफरीत है
जिससे तुम्हें दुनिया के किसी कोने में भी पनाह नहीं मिलेगी। अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारे पास 3 दिन हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम इस मोहलत से फायदा उठाने की कोशिश करोगे। मैंने कहा, एक बात मैंने तुमसे अब तक नहीं कही। सुबह 4 बजे तहरीमी ने मुझे फोन पर बता दिया था कि नरगिस उसके कब्जे में है। यहाँ पुलिस भी मुझसे पूछने के लिए आई थी और मैंने पुलिस को तुम लोगों के बारे में नहीं बताया। और अगर, रजिया ने मेरी बात काटते हुए कहा, बोली तुमने पुलिस को हमारे बारे में कुछ न बताकर अक्लमंदी की है। तहरीमी बेवकूफ नहीं है, वो जानता है ऐसी कार्रवाइयां किसी के ताउन के बगैर नहीं की जा सकती। उसे भी ताउन हासिल था। आज सुबह पुलिस का एक अदना तरीन ऑफिसर तुम्हारे पास आया था, सिर्फ तुम्हारी अश्कशोई के लिए। तुम्हारी खामोशी की वजह से अगर उससे पहले तुम खुद पुलिस के पास जाते तो शायद तुम्ही को नरगिस के अगवा के इल्जाम में सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता। इसके अलावा तहरीमी पुलिस को इस मामले में मुलव्विस नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि ये मामला आपस में तय हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने खुले दिल से सारी बातें तुम्हारे सामने रख दी। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे पास 3 दिन हैं और अगर तुम चाहो तो मैं ये 3 दिन तुम्हारे पास रह सकती हूँ ताकि तुम्हें तन्हाई का एहसास ना हो। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। रजिया कुछ और फैल कर बैठ गई। रजिया ने एक बार फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं यहाँ रुक जाऊं, सालार वापस चला जाएगा। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ, कहा, तुम जा सकती हो। सालार भी उस वक्त एक कमरे से निकल रहा था। मेरा ख्याल था कि इस दौरान वो तलाशी लेकर अपना इत्मीनान कर चुका था। रजिया की आंखों में उलझन सी तैर गई। वो भी उठकर खड़ी हो गई और गहरा सांस लेते हुए बोली, ठीक है ना जी, अब 3 दिन बाद ही तुमसे मुलाकात होगी। कोई फैसला करने से पहले नरगिस के अलावा अपने बारे में भी सोच लेना। वो दोनों बाहर चले गए। मैं दोबारा सोफे पर बैठ गया। मैंने उनके साथ गेट तक जाने की जरूरत भी नहीं समझी थी। रजिया या सालार ने बाहर निकलने के बाद गेट का ज़ेली दरवाजा बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे, सर बुरी तरह दुख रहा था। रजिया ने यहाँ आकर जिस दीदा दलेरी का मुजाहरा किया था उस पर मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई थी। तहरीमी के बारे में मेरे अंदाजे दुरुस्त निकले थे। रंगा ने उसके बारे में जो कुछ बताया था उससे मैंने एक अंदाजा कायम कर लिया था कि तहरीमी यहाँ अपने कदम बहुत मजबूती से जमा चुका था। पुलिस का उसे कोई खौफ नहीं रहा था, बल्कि वो पुलिस से अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले रहा था। एक तरफ उसने रंगा को पुलिस के जरिए परेशान करना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ मुझे भी रजिया के जरिए वार्निंग दे दी गई थी कि मैं उसके खिलाफ पुलिस के पास जाने की हिमाकत न करूं। रजिया ने ठीक ही कहा था। ये कार्रवाई पुलिस के ताउन के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। वो लोग कई रोज पहले यहाँ मेरी मौजूदगी से वाकिफ हो चुके थे। वो अगर चाहते तो पुलिस को मेरे बारे में आगाह कर सकते थे। मैं बहुत से संगीन केसेस में मुल्क भर की पुलिस को मतलूब था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी 10 किलो हेरोइन मेरे कब्जे में थी। उन्होंने नरगिस को अगवा कर लिया और वो लोग पुलिस को मुलव्विस किए बगैर मेरे साथ ये मामला सेटल करना चाहते थे। मुझे रजिया के जरिए तहरीमी का पैगाम मिल गया था और मैंने उस पैगाम को पूरी तरह समझ भी लिया था। रजिया इस मामले को तय करने के लिए पिछली सारी बातें भूल जाने को तैयार थी। मैंने उसके घर से लाखों रुपए की नकदी उठाई थी। उसकी जायदाद भी जालसाजी के जरिए लाखों रुपए में बेच दी थी, लेकिन वो सब कुछ फरामोश करने को तैयार थी। इसकी वजह यकीनन ये थी कि तहरीमी की 10 किलो हेरोइन मेरे कब्जे में थी। बैनुल अक़वामी मंडी में ये करोड़ों डॉलर का माल था और पाकिस्तानी करेंसी में तो इसकी कीमत कई गुना ज्यादा बनती थी। और इस हेरोइन की वापसी पर रजिया को शायद बहुत बड़ा कमीशन मिलने की तवक्को थी, इसलिए उसने मुझे ये पेशकश की थी कि अगर मैं हेरोइन का वो बंडल वापस कर दूं तो वो सारी बातें भूल जाएगी। ये सब कुछ सोचते हुए मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। सर बुरी तरह दुख रहा था। मैं उठकर किचन में आ गया और चाय बनाने लगा। कुछ देर के बाद चाय पीते हुए मैंने फोन का रिसीवर उठाकर रंगा का नंबर मिलाया। ये कॉल तीसरी घंटी पर रिसीव कर ली गई, लेकिन वो आवाज ना रंगा की थी ना हुरैरी की। एक भारी मर्दाना आवाज थी। मैंने हेलो के जवाब में कहा, रंगा से बात करवाओ, मैं नाजी बोल रहा हूँ। उसने कहा, वाजा रंगा इस वक्त मौजूद नहीं है, वो बाहर गया हुआ है, आप पैगाम दे दो। मैंने कहा वो जब वापस आए तो कहना मुझे फोन कर ले, जरूरी काम है। रिसीवर रखकर मैं चाय की चुस्कियां लेता रहा और फिर उठकर अपने कमरे में आ गया। अलमारी पूरी तरह खुली हुई थी और सारे कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। बेड का मैट्रेस भी उल्टा हुआ था। पिछली तरफ से उसे चाकू की नोक से काट दिया गया था। मैं दूसरे कमरे में आ गया, वहां भी बेड का मैट्रेस कटा हुआ था। तीसरे बेडरूम का भी यही हाल था। रजिया ने मुझे लाउंज में बातों में लगाए रखा था और सालार ने इस दौरान खूब अच्छी तरह तलाशी लेकर अपना इत्मीनान कर लिया था। पिछली मर्तबा उन्होंने एफबी एरिया वाले बंगले पर छापा मारा था तो उस वक्त भी खूब अच्छी तरह तलाशी ली थी, लेकिन उन्हें हेरोइन नहीं मिली थी। और फिर उसी बंगले से जाते हुए मैंने बिल्ले को बताया था कि हम भी इसी बंगले में थे और हेरोइन भी यही थी। और इस मर्तबा शायद सालार किसी गलती का इयादा नहीं करना चाहता था।
हेरोइन की तलाश में उसने मैट्रेस भी काट कर रख दिए। अपने कमरे में आकर मैं बाथरूम में घुस गया, नहा कर कपड़े बदले और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने बाहर जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने का फैसला किया था, क्योंकि अब छुपे रहने का कोई फायदा नहीं था। मैं मुकम्मल तौर पर उनकी नजरों में आ चुका था। सबसे पहले मैंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर गाड़ी को बिला मकसद मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता रहा। मेरा जहन उस वक्त बुरी तरह उलझा हुआ था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, और आखिरकार शहीद मिल्लत रोड के एक चौराहे पर मैंने कार एक पहाड़ी के साथ सर्विस रोड पर और उसके फौरन ही बाद एक तंग सी सड़क पर मोड़ दी। उस पहाड़ी के एक तरफ बंगले थे और दूसरी तरफ वो पहाड़ी थी जिसके ऊपर पार्क बना हुआ था। मैंने गाड़ी पहाड़ी पर जाने वाली तंग सी सड़क पर मोड़ दी। वसी और इस पहाड़ी पर बड़ा खूबसूरत पार्क बनाया गया था, लेकिन पानी की किल्लत ने उसका हुस्न बिगाड़ कर रख दिया था। उस पहाड़ी का एक हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ था, जिसके किनारों पर रेलिंग लगाकर उसे महफूज कर दिया गया था। रेलिंग के साथ साथ कंक्रीट के बेंच बिछे हुए थे। उससे जरा फासले पर खाने पीने की चीजों के स्टॉल थे। इस तरह खासी रौनक थी। यहाँ से शहर के उस तरफ के हिस्से का नजारा किया जा सकता था। मैं एक बेंच पर बैठ गया। कुछ ही देर के बाद कोल्ड ड्रिंक्स के स्टॉल का नौउम्र मुलाजिम लड़का आवाज लगाता हुआ इस तरफ आया, तो मैंने उससे एक बोतल ले ली और नशेब में दूर तक फैले हुए बंगलों को देखने लगा, कभी चबूतरे पर खेलते हुए बच्चों को। शाम का अंधेरा फैलते ही बरकी कुमकुमे जगमगा उठे थे। मैं उसके बाद काफी देर वहां बैठा रहा और फिर उठकर गाड़ी में आ गया। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए मैंने कार का रुख लियारी की तरफ मोड़ दिया। लियारी में मुझे रंगा के अड्डे तक जाने की जरूरत पेश नहीं आई। एक जगह पर हुजूरी को देखकर मैंने कार रोक दी और उससे पता चला कि रंगा इलाके में नहीं है। उसके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ गया है। मैं शहर की आवारागर्दी करता हुआ रात 12 बजे के करीब अपने ठिकाने पर वापस आ गया और सबसे पहले मैंने रंगा को फोन किया। इस मर्तबा भी कॉल किसी और ने रिसीव की थी, लेकिन रंगा से बात हो गई थी। उसने कहा, सॉरी वाजा, मैं सुबह से बहुत मसरूफ था। मुझे पता चल गया था कि तुमने सुबह मुझे फोन भी किया था और शाम को खुद भी आए थे। बोलो क्या मामला है? उसका लहजा महसूस करके मैं चौंके बगैर न रहा। मुझे ओपरेपन का एहसास हो रहा था। मैंने रजिया का नाम लिए बगैर कहा, तहरीमी का एक आदमी मेरे पास आया था। तहरीमी ने पेशकश की है कि अगर हेरोइन वापस कर दी जाए तो वो नरगिस को छोड़ देगा। मैंने उसे रजिया से होने वाली दूसरी बातें बताने की जरूरत नहीं समझी। रंगा ने कहा, तहरीमी को बोलो उस हेरोइन को भूल जाए। वो जहर तो आज सुबह ही मैंने गटर में बहा दिया था और तुम्हारी दोस्त नरगिस को हम उसके कब्जे से जरूर छुड़ाएंगे। हमारे पास आज की रात और अगले 2 दिन बाकी हैं। इस दौरान हम बंदोबस्त कर लेंगे। मेरे आदमी जुटे हुए हैं। मैंने ये भी मालूम कर लिया है कि नरगिस तहरीमी के गुलशन वाले बंगले में नहीं है, उसे कहीं और पहुंचा दिया गया है। जैसे ही पता चलेगा हम रेड करके नरगिस को छुड़ा लेंगे। तुम फिक्र मत करो। हम में तकरीबन 15 मिनट तक बात होती रही। इस दौरान मुझे बार बार ये एहसास होता रहा कि उसके लहजे में वो पहले जैसी बात नहीं थी, और ये एहसास मुझे रंगा के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। दूसरा दिन भी गुजर गया। मैंने 1-2 मरतबा रंगा से बात करने की कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। शाम 7 बजे के करीब मैं बाहर से आया तो उसके थोड़ी ही देर के बाद रेहान अपनी बीवी जुबैदा के साथ आ गया। उन्होंने नरगिस के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने ये कहकर टाल दिया कि पुलिस उसका सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि मैं ना कल पुलिस स्टेशन गया था और ना आज। कल सुबह एक ASI ही यहाँ आया था। उसके बाद किसी पुलिस वाले ने भी यहाँ आकर झांका तक नहीं था। उन्हें जरूरत भी क्या थी? ये खेल तहरीमी ने शुरू किया था और पुलिस की हैसियत इस खेल में खामोश तमाशाई की थी। वो दोनों मियाँ बीवी देर तक बैठे बातें करते रहे। वो लोग मेरे बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि मेरा नाम मुनीर अहमद है और मैं बिजली के आलात की सप्लाई का काम करता हूँ और नरगिस मेरी बीवी है। मैं यहाँ बहुत शराफत से रह रहा था। नरगिस ने भी मुख्तलिफ घरों की खवातीन से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार कर लिए थे, इसलिए इस गली में हमारी अच्छी इज्जत थी। और मैं सोच रहा था कि अगर इन लोगों को मेरी असलियत का पता चल जाए तो शायद खुद पकड़कर मुझे पुलिस के हवाले कर दें। बातों ही बातों में जुबैदा ने कह दिया कि मेरे लिए रात का खाना उनके घर से आ जाएगा, और फिर तकरीबन 9 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी बजी तो मैंने रिसीवर उठा लिया। एक निस्वानी आवाज आई, हेलो नाजी, मेरी बात गौर से सुनो। बीच में टोकने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हारी दोस्त नरगिस इस वक्त अबुल हसन इस्फहानी के एक वीरान जंगल में है। मैंने कहा, अबुल हसन इस्फहानी रोड पर जंगल? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उसने कहा, टोको मत, मेरी बात सुनते रहो। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर भयानी हाइट्स और हशमत मेमोरियल स्कूल के बीच में तकरीबन 5 एकड़ का एक प्लॉट खाली पड़ा है। ये प्लॉट पता नहीं किसकी मिल्कियत है, लेकिन जहाँ कीकर का जंगल आबाद हो चुका है उस प्लॉट के गिर्द 4 दीवारी है और भयानी हाइट्स के साथ उस प्लॉट के कॉर्नर पर दीवार के अंदर की तरफ चौकीदार का कमरा है। वहाँ चौकीदार भी रहता है।
लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं कि जंगल के अंदर क्या हो रहा है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, कई साल पहले उस प्लॉट के ऐन वस्त में एक बंगले की तामीर शुरू हुई थी, लेकिन फिर किसी वजह से काम अधूरा छोड़ दिया गया। बंगले का एक स्ट्रक्चर अब भी वहां मौजूद है और नरगिस को वहां पहुंचा दिया गया है। उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ एक आदमी है। तुम कोशिश करो तो नरगिस को वहां से निकाल सकते हो। मैंने पूछा, तुम कौन हो? और उसने मेरी बात काट दी। बोली, टोको मत और मेरी बात सुनते रहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहती हूँ। नरगिस को वहां से निकाल कर तुम यहाँ नहीं आओगे जहाँ इस वक्त बैठे हुए हो। मैंने पूछा, तो फिर कहाँ जाऊंगा? उसने कहा, एक नंबर नोट करो। ये बंगला गुलशन इकबाल के ब्लॉक 13D1 में है। कैल्टेक्स पेट्रोल पंप से जरा आगे बाईं तरफ गली से इस ब्लॉक में दाखिल होगे तो चंद गज आगे बाईं तरफ की गली में उल्टे हाथ पर वो बंगला है। आसानी से तलाश कर लोगे। नरगिस को लेकर सीधे वहीं पहुंचो और मेरी इजाजत के बगैर वहां से नहीं निकलोगे। मैंने कहा, तुम कौन हो और हमसे ये हमदर्दी क्यों? वो बोली, तफसील बताने का वक्त नहीं है, लेकिन मेरे बारे में भी जल्द ही जान लोगे। फिलहाल अल्लाह निगहबान। उसके साथ ही लाइन मुनक़ता हो गई। मैंने रिसीवर रख दिया और रेहान और जुबैदा की तरफ देखने लगा। रेहान ने कहा, खैरियत, कोई खास बात? मैंने कहा, मेरे एक दोस्त का फोन था, उसे अंदेशा है कि नरगिस को तावान के लिए अगवा न किया गया हो। आजकल इस किस्म की वारदातें तो हो रही हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या चक्कर है। वो कौन लोग हैं और नरगिस को क्यों अगवा किया गया है? अगर तावान के लिए अगवा किया गया होता तो उन्हें अब तक मुझसे राब्ता करना चाहिए था। रेहान बोला, ये लोग बहुत होशियार होते हैं। जब तक पुलिस की सरगर्मियां और तुम्हारी भाग दौड़ कम नहीं होगी, वो तुमसे राब्ता नहीं करेंगे। मैंने कहा, यही तो सोचकर परेशानी हो रही है कि वो बेचारी न जाने किस हाल में होगी। मैं अब बात खत्म करना चाहता था और मेरी ख्वाहिश थी कि अब वो लोग चले जाएं, और आखिरकार 10 मिनट के बाद जुबैदा उठ गई। बोली, खाना तैयार हो गया होगा, मैं रेहान साहब से कहलवा दूंगी, तुम वहीं आकर खा लेना। चलो जी, उसने अपने शौहर की तरफ देखते हुए कहा।